सभी लोग आ गए हैं क्लास में। चलिए फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। आज के सेशन में हम लोग 10 इंपोर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यू जो हैं वो डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छठे टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। अब इसमें नाम आ रहा है टैगोर, यानी ये जुड़ा है रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से। उन्हीं को सम्मान देने के लिए भारत के आंदोलन में उनके योगदान को देखते हुए इस सम्मान की शुरुआत की गई। और रविंद्रनाथ टैगोर आप लोगों को पता ही है, एक हमारे फ्रीडम फाइटर भी थे और इसके साथ साथ वो एक साहित्यकार भी थे, यानी लिखते थे। अभी हम उनके बारे में फैक्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या ये पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है। तो वो दिया गया है सुकृता पाल कुमार को। ये आप लोग नोट करेंगे, इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है टैगोर लिटरेरी अवार्ड 2023 और इसका एडिशन क्या है, छठे नंबर का अवार्ड ये दिया गया है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई इस अवार्ड का स्थापना कब हुई थी। तो 2018 में ये अवार्ड जो है वो इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, क्लियर है। और इसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक आप लोग लिख लेंगे, फटाफट से लिख लेंगे, पीटर बुंडालो, जिन्होंने ये अवार्ड दिया। ये नाम आप यहां पर देख रहे होंगे, फटाफट से इनका नाम लिखेंगे आप लोग, पीटर बुंडालो। पीटर बुंडालो ने इस अवार्ड को शुरू किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम देखें तो सुकृता पाल कुमार जो है ये लेखिका है, पोएट्री लिखती हैं, ये आप लोगों को कवित्री हैं, ये लिखती हैं कंटेंट अपनी बुक्स वगैरह, तो उनको दिया गया है। अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर को। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जो भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहली बात, इन्हें फादर ऑफ बंगाल कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ बंगाल इन्हें कहा जाता है। आप लोग लिख लेंगे, फादर ऑफ बंगाल कहा जाता है इन्हें। एंड इसके साथ साथ भारत का राष्ट्रीय गान जो 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा, और बंगाल का नेशनल एंथम अमार सोनार बंगला, दोनों ही यानी भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश दोनों का ही जो नेशनल एंथम है वो इन्होंने ही लिखा है। बात क्लियर होगी सभी को। इसके साथ साथ इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है गीतांजलि, और गीतांजलि को नोबेल मिला था। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें पूरी एशिया कॉन्टिनेंट में जितने भी 67 कंट्री हैं जिन्हें लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार दिया गया, और वो भी कब, 1913 में। 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। जब आप लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा होगा तो याद रखेंगे, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि इन्होंने त्याग दी थी। और इन्होंने एक उपाधि दी थी महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को 1917 में चंपारण मूवमेंट के दौरान, आफ्टर विनिंग ऑफ फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ द महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर गिव्स टू टाइटल टू महात्मा गांधी। क्या उसका नाम था, अगर आप बात करें तो वो था महात्मा। तो महात्मा का टाइटल भी इन्होंने ही दिया था 1917 में। ठीक है, तो ये भी आप लोग फैक्ट याद रखेंगे प्यारे बच्चों। क्लियर हो गया बात, सारी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे अगर हम देखेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2 है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन, यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन की पहली सदस्य के रूप में शामिल होने वाली फर्स्ट वुमेन, आपको बताने पहली महिलाएं कौन इसकी मेंबर बनी है इस अगर हम बात करें फेडरेशन की, ठीक है, या इस फाउंडेशन की। तो भाई उनका नाम है, उनका आप बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। गीतिका कौल है, कंचन देवी है, वीटा दानी है, या मनीष पाधी है। तो इसमें राइट आंसर होगा आप लोगों का, वो है वीटा दानी। ये आप लोगों को याद रखना है। और ये कौन है, ये बैडमिंटन से रिलेटेड, ये स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं है, ये प्लेयर नहीं है, ये कंपनी बनाती है ऐसे
स्पोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट को बनाती हैं, जो टेबल टेनिस से रिलेटेड कंपनी है होती है, उससे रिलेटेड जो स्पोर्ट्स के इंस्ट्रूमेंट या गैजेट्स होते हैं उसकी ये मेंबर है। ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एक बार देख लेते हैं भैया, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन जो आपका है ये कब बना था, तो ये आप लोग लिख लेना यहीं पे, ये बना था 1926 में, 1926 में, और इसका हेडक्वार्टर है ल्यूशाने। कहां पर है? ल्यूशाने में। और ल्यूशाने कहां पर है? ल्यूशाने आप लोगों का होगा कहां पर, वो लिखेंगे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई? तो मुझे बता दीजिएगा, अगर किसी साथी को कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन बहुत। और आज मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा लास्ट में, आज मैं सब रिवीजन कराऊंगा आप लोगों को, स्पोर्ट्स को रिवीजन कराऊंगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें अब तक मैं पढ़ा चुका हूं, तो आई ट्राई कि मैं क्लास के एंड में आप लोगों को मैं करा दूंगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, संसद द्वारा पारित, अगर हम बात करें संसद द्वारा पारित क्या है? राष्ट्रीय, आप लोग लिख लेंगे राष्ट्रीय, संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 किस कानून को प्रतिस्थापित करेगा? यानी कौन सा कानून रिप्लेस्ड होगा किसके द्वारा? नेशनल टेलीकॉम बिल 2023 के द्वारा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर मैं एक अलग से भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। अगर मैं उसकी बात करूं तो इसका पहला आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 को ये रिप्लेस करेगा। और इस विधेयक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। इस विधेयक को प्रस्ताव यानी इस विधेयक को पेश करता कौन है? इस विधेयक के अगर हम बात करें तो कौन है इसके पेश करता, तो वो थे अश्विनी वैष्णव, जो हमारे क्या है रेल मंत्री हैं। अश्विनी, आप लोग नोट करेंगे, अश्विनी वैष्णव ने इसको जो है लोकसभा में रखा और ये अब पास हो गया। इसके जो ये बिल आया है, इसका ऑब्जेक्टिव अब हम देख लेते हैं फटाफट तरीके से। तो वो क्या है, अगर हम बात करें तो इसके द्वारा, जैसे हमारे देश में क्या है कि कोई बहुत सारे जितने भी विदेशी क्या है, विदेशी ऐप हैं, एप्लीकेशंस हैं, विदेशी वेबसाइट है या विदेशी पोर्टल्स हैं जो भारत में रन होते हैं। ठीक है, डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड कुछ भी चीजें हैं, तो उन पर भारत सरकार इस ग्राउंड पर कि वो भारत की इंटीग्रिटी, भारत की यूनिटी के लिए हार्म हो सकते हैं, खतरा हो सकता है, उन पर बैन कर सकते हैं। बैन करने की पावर अब किस एक्ट के द्वारा मिल गई है? इंडियन टेलीकॉम बिल 2023 के द्वारा। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को? तो ये बात आप लोगों को याद, केवल किन पर? जो विदेशी हैं, दूसरे देशों के भारत में ऐसे ऐप, एप्लीकेशन, वेबसाइट या पोर्टल हैं, ये आप लोग याद रखिए। ठीक है, और इस साथ ही साथ यहां पर एक लिख लेना कि इन ऐप और वेबसाइट और पोर्टल को भारत में एनफोर्स करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे? ट्राई से। ट्राई से अब परमिशन लेनी पड़ेगी। ट्राई की फुल फॉर्म होती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी आप लोग याद रखेंगे। बात क्लियर होगी सभी को? क्लियर है? क्लियर है? ये प्लीज आप लोग नोट कर लेंगे। आगे बढ़े। किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भाई? जल्दी बताइए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ठीक है, तो ये आप लोग प्लीज नोट करेंगे। ठीक है, चाहो तो ट्राई के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा। ट्राई के बारे में मैं लिख देता हूं थोड़ा सा यहां पर। ट्राई क्या है एक बार मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग यहां पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये आती है। TRAI। जितने भी आप जियो फोन, एयरटेल फोन सब जो चला रहे हैं ना, फोन कॉल्स, इंटरनेट की पहुंच, इसको रेगुलेट करने वाली सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है ये इंडिया की। ठीक है, तो ट्राई लिखेंगे, यहां पर फुल फॉर्म लिख लेंगे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये कब बना था? 1997 में।
इसका जो है निर्माण हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? दिल्ली में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जितनी भी हमारे यहां पर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है उनके उपभोक्ता कंज्यूमर जो हम लोग हैं, जैसे फोन कॉल्स, एसएमएस, कितना कौन सा प्राइस रहेगा, उन सबका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसको रेगुलेट करने का काम ट्राई का होता है। जैसे एनएचएआई होती है, एनएचएआई, ये क्या होता है? नाही, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत में जितने नेशनल हाईवे होंगे उन सबको रेगुलेट करने की सबसे हाईएस्ट बॉडी नाही है। इसी तरह से फोन कॉल्स, एसएमएस कॉलिंग और इन सब के मैनेज करने वाली कंपनियों की अथॉरिटी कौन है? वो है ट्राई। बात क्लियर होगी सभी को? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे देखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। हाल ही में यूनेस्को के, आप लोग आगे देखेंगे, हाल ही में यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट और प्राचीरों, यहां पर नोट करेंगे रामबाग गेट और प्राचीरों, ठीक है? तो ये प्राचीरों का संबंध किससे है ये आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रामबाग गेट है। और आप मुझे यूनेस्को के बारे में भी बताएंगे सारे बच्चे, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते। पूछा क्या है कि यूनेस्को का अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पूछा है, किसको दिया गया? रामबाग गेट और उसकी प्राचीर को। प्राचीर मतलब दीवारें, धरोहर उसकी। तो ये किससे, किस राज्य से रिलेटेड है? वो है आपका पंजाब राज्य से, ठीक है? तो यहां पर आप लोगों को ये याद रखें, किसके द्वारा दिया गया? यूनेस्को के। तो अभी फटाफट से एक बार पहले यूनेस्को के बारे में जानेंगे जल्दी से। आप लोग मुझे बताएंगे यूनेस्को क्या है? यूनेस्को, इसके बारे में बताएंगे सारे बच्चे, और इसको मैं कई बार बता चुका हूं। फिर पंजाब के बारे में बताएंगे, और इससे पहले मैं आप लोगों को यूनेस्को भारत में क्या करता है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित करता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो हमारे यहाँ जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आप लोग चाहो तो निकलेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है? तो वो है अभी तक 42 आप लोग याद रखेंगे। 42 कौन सी है आप लोग याद रखेंगे? वो लिखेंगे शांति निकेतन। शांति निकेतन ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। और तेलंगाना के, सॉरी कर्नाटक के होयसाला समूह टेम्पल्स का ग्रुप है, होयसाला मंदिर, ये कहां पर है? ये है आपके कर्नाटक में, ठीक है? क्लियर होगी बात सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? अब पहले यूनेस्को को देख लेते हैं। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि यूपी एपीओ, बिहार एपीओ, यूपी जुडिशरी, बिहार जुडिशरी सभी में प्री और मेंस में फुल फॉर्म जरूर आती है, तो इसलिए नोट कर लीजिएगा फटाफट से। इसकी फुल फॉर्म क्या है लिखेंगे सब लोग? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में इसकी हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर लिख लेंगे पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। पेरिस किसकी राजधानी है भाई साहब? फ्रांस की। ये आप लोग नोट करेंगे। और इसमें जो मेंबर हैं, इसमें मेंबर हैं 195। अभी यूनेस्को के मेंबर कितने हैं? 195। और इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन साहब का नाम यहां पे लिख दे रहा हूं, आंद्रे अजोले, ये भी फ्रांस के हैं, ठीक है? जो इसके चेयरमैन साहब है। क्लियर हो गया? याद हो रहा है सभी को अच्छे तरीके से? मुझे बता दीजिएगा। तो यूनेस्को का अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किसे दिया गया? रामबाग गेट को। कहां के हैं? पंजाब के। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना हुई थी इन 1945 में। हेडक्वार्टर इन पेरिस, फ्रांस, और पेरिस द कैपिटल ऑफ फ्रांस। मेंबर 195। ये आप लोग याद रखेंगे। और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट साहब कौन है? आंद्रे अजोले। और ये रिलेटेड हैं किससे? फ्रांस से। बात क्लियर होगी सभी को? भारत में यूनेस्को की 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें अभी हाल ही में शांति निकेतन और होयसाला मंदिर जो कर्नाटक के हैं,
इनको घोषित किया गया है। इससे पहले धोलावीरा थी 40वीं, जो गुजरात में है, आप लोग याद रखेंगे। और सबसे पहले 1983 में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई थी वो की गई थी 4। वो कौन सी थी? आगरा, एलोरा, अजंता और ताजमहल। आगरा का किला, चाहो तो लिख लेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन आ सकता है। यूनेस्को की पहली भारत में 1983 में चार इमारतों को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया था। आगरे का किला, एलोरा की गुफाएं, एलोरा और अजंता और ताजमहल, इन चारों को एक ही साल में पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नॉमिनेट किया गया था। बात क्लियर होगी सभी को? थोड़ा सा पंजाब की ओर भी देख लेते हैं एक बार। पंजाब इसका ऑप्शन है तो थोड़ा सा पंजाब की ओर देख लेते हैं, ठीक है। पंजाब से रिलेटेड मुझे योजनाएं बताइए पंजाब सरकार की, कोई जल्दी बताइए फटाफट से। अभी पहले पंजाब में देख लेते हैं, यहाँ पर विधानसभा सीटें कितनी है? तो यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं 117। 117 क्या है? विधानसभा सीटें। ये आप लोग याद रखेंगे। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ पर एक क्या है? सिखों की कैपिटल, सिखों की राजधानी किसको कहा जाता है? सिखों की राजधानी या कैपिटल आप लोग कहेंगे क्या? वो है आपका अमृतसर। अमृतसर ये गुरु रामदास ने बताया था, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे, एक जगह का नाम लिखेंगे रंगपुर लिखेंगे। ये कहां पर है? ये इंडस साइट है। ये कहां पर है आप लोगों की? और एक लिखेंगे रोपण, ये कहां पर है? ये दोनों ही आपके पंजाब में आएंगी। क्लियर होगी बात सभी को? पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवत मान, आम आदमी पार्टी की यहाँ पर सरकार बनी है। तो प्लीज आप लोग इसको भी प्यारे बच्चों नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पंजाब से रिलेटेड 2 योजनाएं आप लोगों को याद रखनी है। एक तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2 योजनाएं, एक लिखेंगे लोक स्कूल ऑफ एमिनेशन, ये यहाँ की एक योजना चल रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा लिखेंगे फटाफट से लिखेंगे लोक मिलनी योजना, लोक मिलनी योजना, जो महिलाओं के सशक्तिकरण से रिलेटेड है, ठीक है भैया। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे, वो क्या है? चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का विजेता कौन है? ये देखना है आपका। हु इज अ विनर ऑफ चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023? तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। उसका नाम क्या है? जल्दी बताइए। आप लोगों को बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। सही आंसर बताइए जल्दी से। तो सही आंसर आप लोगों का होगा डोमू राजू गुकेश ने ये जो है अवार्ड, ये टूर्नामेंट जो है वो जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ठीक है भैया। क्लियर होगी बात सभी को? चलिए, इसके साथ साथ आप लोगों को मैं कुछ ग्रैंड मास्टर आपको करवा देता हूं फटाफट से, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड मास्टर अभी 84वां ग्रैंड मास्टर बना है, 84वां बने हैं भाई और बहन। आप लोगों को मैं क्लास में करवा चुका हूं। बताइए 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? जल्दी से बताइएगा। 84वें ग्रैंड मास्टर भारत के, और उसके आर प्रज्ञानंद है ना, आर प्रज्ञानंद, जिसने जो हारा था वर्ल्ड ग्रैंड चैंपियनशिप में नॉर्वे के कार्लसन से। आर प्रज्ञानंद बना था सबसे युवा। और 84वें कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू। ये आप लोग नोट करेंगे, वैशाली रमेश बाबू, ये लड़की बनी है रमेश बाबू। इसका नाम आप लोग याद रखेंगे। क्लियर हो गया बात सभी को? इस साथ के साथ प्लीज आप लोग नोट करेंगे। और पहला ग्रैंड मास्टर कौन है हमारे? विश्वनाथ आनंद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। हाल ही में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किसने प्रारंभ की है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च द राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम। ये आप लोगों को बतानी है फटाफट से। तो इसमें आप लोग मुझे बताइएगा कौन से राज्य ने करी है? एमपी, उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा। इसके ऑप्शन से आप लोग देख के पता चल गया होगा।
ये हिमाचल प्रदेश का नक्शा है, तो ये किसने करी है? हिमाचल को। और ये योजना दो काम इस योजना में होंगे। एक पहली स्टेज में क्या होगा, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन उनको जो है दी जाएगी, जो भी सरकारी गवर्नमेंट लोग हैं। पहला इसका फेज, फर्स्ट फेज इसका ये कहते हैं। सेकंड फेज इसका कहता है कि जो बेरोजगार युवाएं हैं उन्हें रोजगार मिलेगा। तो ये आप लोग याद रखेंगे। दोनों ही योजना, इस योजना के दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ओल्ड पेंशन बहाल करना, सेकंड पार्ट एम्प्लॉयमेंट या रोजगार देना बेरोजगारों। किससे रिलेटेड है? हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है। और यहां पर एक इलेक्शन से पहले एक योजना और चली थी, इलेक्शन से पहले थी, अभी करंट की तो नहीं है, वो है नारी को नमन। चाहो तो नोट कर लेना, काफी चर्चाओं में भी रही थी ये नारी को नमन योजना। तो ये वहां की महिलाओं को लिए फ्री में बस का जो सफर है वो यहाँ पर दिया जा रहा था महिलाओं को। ठीक है भैया, क्लियर होगी बात सभी को? हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या पता एग्जाम में कोई क्वेश्चन बन जाए और हमारे एग्जाम में आ जाए तो रिवाइज आप लोगों को हो सकता है। ठीक है, तो एक बार अभी हिमाचल के बारे में और कुछ भी बताऊंगा आप लोगों को फटाफट से। अगर हम देखेंगे तो वो क्या है, इसमें हिमाचल प्रदेश में देखो दर्रे हैं, दो पासेज हम हिमाचल प्रदेश में देखेंगे जो काफी इंपोर्टेंट है, और कुछ नेशनल पार्क भी देखेंगे। तो पास देखेंगे, पासेस कहां के? हिमाचल के। तो एक का नाम तो है सिपकिला दर्रा लिखेंगे, और एक लिखेंगे रोहतांग, जिसमें रोहतांग में आप लोग देखते हैं क्या जाती है इससे, अटल टनल आप लोग याद रखेंगे, जिसकी लंबाई कितनी है 9.02 किलोमीटर। ठीक है भैया, तो ये दोनों ही आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को? ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और एक करंट अफेयर के साथ चाहो तो एक चीज और नोट करके लिख लेना, वो क्या है? हिम डेटा पोर्टल। ठीक है, हिम डेटा पोर्टल, एक लिखेंगे हिम डाटा पोर्टल, हिम डाटा पोर्टल लिखेंगे। हिम डाटा पोर्टल की बात करें तो ये क्या है कि एक मंच है हिमाचल सरकार का, हिमाचल गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, जहां पर सारी वेलफेयर कल्याणकारी योजनाओं की सूचना, इंफॉर्मेशन यहां पर मिलेगी। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, क्लियर होगी सभी को? चलिए, इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अंटार्कटिका में खोजी गई नई प्रजाति, उसका नाम क्या है? लिखेंगे एस्ट्रोपेलिन हेलानिची। आपको एग्जाम में ये भी आ सकता है कि एस्ट्रोपेलिन हेलानिची क्या है, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, इसका है क्या? वो है सी स्पाइडर है, समुद्री मकड़ी है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, जिसकी आंखें कितनी है ये भी याद रख लेना, इसकी आईज कितनी है? आंखें, इसकी आंखें हैं 4 आंखें। ठीक है, और आपके पड़ोसियों की कितनी आंखें हैं? बताइए जल्दी, आपके पड़ोसियों की आंखें कितनी है? जो आपके सिलेक्शन का वेट कर रहे हैं, कितनी आंखें हैं उनकी? उनकी हैं 3 आंखें। 2 आंखें तो वो अपने घर और अपने कामकाज में लगा रहे, तीसरी आंखें कि एक ने सानू लिख रही है 8 है, आंचल लिख रही है 10, साक्षी कह रही है सर 100 आंखें हैं। भाई साहब गुस्से से भरे बैठे पड़ोसी के नाम से। अबे ये भी तो बताओ, तुम भी तो किसी के पड़ोसी होगे नहीं होगे? हैं 5। नूर खान बता रही है सर 5 है, आरती बता रही है 4। ठीक है, किसी की कम नहीं है, पूरी बराबर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। आगे है क्वेश्चन नंबर 8 है, नोबेल पुरस्कार 2023 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो नोबेल को लेकर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्लास में मैंने कराया था एक बार ये। ठीक है, तो याद रखेंगे, नोबेल पुरस्कार के बारे में हमें बताना है। यह है पुरस्कार 1900 में स्थापित किया गया था, तो ये बात सही है, स्थापित किया गया, इस्टेब्लिश 1900 में किया गया।
इसके बाद है रूस के अलेक्सी एकिमोव को क्वांटम डार्ट्स के लिए इस साल ही मिलाए नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये रसायन का नोबेल दिया गया। ठीक है, तो ये आप लोग जो है ये भी सही बात है। इसके बाद है पहली बार नोबेल 1905 में मिले नहीं, पहली बार मिले थे 1901 में, जबकि इस्टेब्लिश कब हुए 1900 में, बटे कब 1901 में। तो ऑप्शन नंबर 3 ये गलत है, तो यही इसका आंसर होगा। ईरानी महिला नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई के लिए शांति का नोबेल मिला है 2023 का, ये भी बात सही है आप लोगों की। ठीक है भैया, क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है? क्लियर है? ये आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं 3 नोबेल कराऊंगा, सारे तो नहीं करा रहा, 3 आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे आप लोग मेडिकल में, मेडिकल यानी चिकित्सा से रिलेटेड देखेंगे तो किसको मिला है मेडिकल में 2000 मेडिकल में लिखेंगे, फटाफट से लिखेंगे, फटाफट से लिखेंगे स्वांते पाबो, पाबो करके नाम याद रखेंगे बस, पाबो, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्री में ही आएगा। कहाँ के हैं? स्वीडन के, बस इनको याद रखेंगे। इसके साथ आप लोग लिखेंगे साहित्य में देंगे फटाफट से 2023 ठीक है। अच्छा ये हाँ सॉरी ये जो ना पाबो वाला ये 2022 का है, ये 2022 का कर लेंगे प्लीज। 2023 का लिखेंगे, 2023 का 2 लोगों को मिला है, कैटालिन, एक कैटालिन लिखेंगे, एक लिखेंगे विस्मेन। तो इन दोनों को मिला है क्या मेडिकल का 2023 के लिए, कैटालिन और विस्मेन। पूरा नाम नहीं, केवल सरनेम से इस नाम से याद करेंगे ताकि आप लोगों को याद हो सके। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और किस लिए मिला है? विस्मेन को मिला है कोविड के वैक्सीन में योगदान के लिए। ठीक है, ये आप लोग जो है याद रखेंगे। एक आपको और करा दे रहा हूं, वो है क्या? साहित्य, लिटरेचर का, साहित्य का और लिख लेंगे यहाँ पे, साहित्य का लिखेंगे, लिटरेचर का, साहित्य का इंपोर्टेंट है। लिटरेचर में किसको मिला है? लिटरेचर का लिखेंगे आप लोग जॉन ओलाव फाल्स। ये कहां के हैं भैया? ये नॉर्वे के हैं। ठीक है, कहां के हैं? नॉर्वे के लिए, ये पद के लिए इनको दिया गया है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, एक नोबेल याद रखेंगे और जो मैंने अभी कराया किसको? ईरान की महिला है नरगिस मोहम्मदी, इनको मिला है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ। तीनों इंपॉर्टेंट है, यही जनरली पूछे जाते हैं, बाकी आ तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन अभी की क्लास में यही करेंगे। इसके साथ है आप लोग याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये मैचिंग है भाई। तो हेलेना क्या है भाई? टैंक रोधी एंटी टैंक मिसाइल है, बात सही है, ये भी सही हो गया। पिनाका क्या है? नहीं, पनडुब्बी तो है ही नहीं। पिनाका क्या है? पिनाका है आप लोगों का, लिखेंगे भारत का पहला, पिनाका लिखेंगे भारत का पहला रॉकेट लॉन्च पैड, रॉकेट लॉन्चर लिखेंगे रॉकेट लॉन्चर है पिनाका। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी। और चीनूक क्या है? हेलीकॉप्टर है, सही है। बरा क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये भी ठीक है भाई। क्लियर है बात सभी को? और ये जो फोटो है चीनूक हेलीकॉप्टर का है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चीनूक ही गए थे सिलक्यारा टनल आप लोगों ने देखी होगी ना, जहां पे 41 मजदूर फंसे थे, सिलक्यारा टनल उत्तर काशी। तो वहां पर रेस्क्यू में जो खड़े थे वो चीनूक हेलीकॉप्टर ही लगाए गए थे। ठीक है भैया, क्लियर है बात? क्लियर होगी सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति की आकस्मिक शक्ति के बारे में बता रहा है? इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, इमरजेंसी पावर बता रहा है कि इमरजेंसी पावर के अंतर्गत कौन कौन सी आती है बात। तो इमरजेंसी की पावर में क्या क्या कर सकता है?
राष्ट्रपति के दोनों सदनों संयुक्त बैठक बुला सकता है? नहीं, इमरजेंसी में तो नहीं बुलाएगा। तब बुलाएगा जब दोनों सदनों में किसी बिल को लेकर कोई आम सहमति नहीं बन पा रही है, डिस्प्यूट है। और ये हम लोग पढ़ते हैं ज्वाइंट मीटिंग, किसमें पढ़ते हैं? आर्टिकल 108 में। और ज्वाइंट मीटिंग की अध्यक्षता, प्रेसिडेंसी किसके पास होती है? लोकसभा के स्पीकर के पास, लोकसभा के स्पीकर के पास। क्लियर होगी बात? फिर है अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, उसका प्रशासन करना। तो ये तो आप रेगुलर टर्म्स में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इमरजेंसी टर्म्स में ही करेंगे। तो ये भी गलत है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। 17 वर्षन में अध्यादेश जारी करना, यानी इंश्योरेंस ऑफ ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग प्रोग्रेशन ऑफ द सेशन। तो ऐसा भी नहीं, राष्ट्रपति कभी भी कर सकते हैं, जब मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री कह देंगे कर देंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। अब इसमें राष्ट्रपति आकस्मिक शक्तियों की घोषणा कब करता है? जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करना। अब ये आप इसको कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये आप लोग जो है इसको नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आकस्मिक शक्ति में, इमरजेंसी पावर में क्या क्या कर सकता है राष्ट्रपति, तो आप लोग नोट कर लेना। आर्टिकल 352 इसी के अंतर्गत है, आर्टिकल 356 इसी में है, आर्टिकल 360 ये इसी में है। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी वो किस में आती है? इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट में हम लोग इसको काउंट करते हैं। जुडिशियल पावर क्या क्या है राष्ट्रपति की? जुडिशियल पावर क्या क्या होती है भाई राष्ट्रपति की? तो जुडिशियल पावर आप लोग नोट करके लिख लेंगे। एक तो है आप लोगों का आर्टिकल 72 और आर्टिकल 143, इसमें पार्डन पावर है, पार्डन पावर आप लोग देखते हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट लेते हैं, कंसल्ट ले लेंगे, किसी भी लीगल इश्यूज पर कोई एडवाइस मांग लेंगे। तो ये क्या होगी इसकी, आप लोग देखते हैं जुडिशियल पावर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर होगी बात सभी को? लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है राष्ट्रपति की? चाहो तो आप लोग लिख लीजिएगा लेजिस्लेटिव पावर, तो इन्हें बोलते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति कौन कौन सी है? लेजिस्लेटिव पावर आप लोग देख लेंगे एक बार, लेजिस्लेटिव पावर कौन कौन सी है भाई साहब, तो आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, आर्टिकल 85 में क्या है? जो पार्लियामेंट है उसका जो सेशन है उसे बुलाना, आहूत करना, सत्रावसान करना या विघटन करना, ये 85 में आप लोगों को मिलेगा। इसके साथ साथ इसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण, एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट, वो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 85 यानी सॉरी आर्टिकल 87, ये आप लोग याद रखेंगे। एक दोनों बैठकों को बुलाना, आर्टिकल 108, और एक आप लोग लिखेंगे 1011। 1011 में क्या है? विधायकों पर अनुमति देना, यानी अपनी कंसेंट देना, बिल पर अपनी कंसेंट देना, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और दूसरा कौन सा है? इसी में आएगी ऑर्डिनेंस पावर, आर्टिकल 123। और ये पूरा मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, आप लोगों से मेंस में पूछ लेगा व्हाट इज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी व्हाट इज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का वर्णन करें। तो आपको इन आर्टिकल्स को लिखना होगा, 85, 87, 108, 111 और 123। ठीक है, हो गई बात क्लियर सभी को? तो मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। इन दोनों आपसे पूछेगा राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर और जुडिशियल पावर में अंतर बताइए, सेपरेट करिए उनको, डिफरेंस बताइए। आकस्मिक पावर जो इमरजेंसी पावर है उनका अंतर पूछ सकता है आप लोगों से। ठीक है, और एक होती है कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव पावर होती है। एक राष्ट्रपति की कौन सी होती है? एग्जीक्यूटिव पावर, यानी आपकी कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति आप लोगों को ध्यान में रखिए। अब कार्यकारी शक्ति कौन कौन सी हो सकती है? जो कार्यकारी शक्ति क्या है आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? ये आर्टिकल कौन सा कह रहा है? ये आर्टिकल कह रहा है आप लोगों का 53। ठीक है, ये आप लोगों को आर्टिकल 53 लिखना है। इसके साथ साथ आप लोगों को क्या लिखना है? आर्टिकल 77, यानी राष्ट्रपति के नाम से। यहां पर आर्टिकल 77 में क्या कह रहा है? चाहे विदेश में हो चाहे भारत में, भारत के अंदर सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे। ये इसकी एग्जीक्यूटिव पावर है, ये आप लोग जो है याद रखेंगे। ठीक है,
और राष्ट्रपति के द्वारा ही कोलिजियम मेथड को छोड़कर सारे अपॉइंटमेंट हु इज मेंशन इन अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी हु इज अ अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपॉइंटमेंट बाय द इंडियन प्रेसिडेंट। तो सारी नियुक्ति राष्ट्रपति के अंदर जितनी भी अपॉइंटमेंट हैं वो सारे किसमें आएंगे आप लोगों के, वो आएंगे इंडियन आपके प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। और इसके साथ एक एग्जीक्यूटिव पावर में और लिख लेना, वो क्या है, ये जो ऑप्शन नंबर 2 है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना और उनका प्रशासन करना, यानी डिक्लेयरिंग शेड्यूल्ड एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेशन देयर। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, यानी SC ST के एडमिनिस्ट्रेशन घोषित करना और ST का और उन पर प्रशासन करना भी एग्जीक्यूटिव पावर में आप लोगों को आएगा। ये पूरा क्वेश्चन ही मेंस का है, प्री के इससे कोई भी ऑब्जेक्टिव मुझे नहीं लग रहा कि छूट जाएगा। इसी तरीके से मैं प्री की क्लास में आप लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जल्दी कराने वाला हूं, पिछले बैचेस में हो गया था जो लोग एनरोल्ड हैं, और उसी तरीके से हम मेंस की क्लास में भी इन टॉपिक्स पर मेंस के क्वेश्चन को फॉर्मेट करेंगे आपकी अपकमिंग मेंस के क्लासेस में। तो ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को, फटाफट से मुझे बता दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्लासेस आप लोगों को समझ में आई।